गीता मिश्रा का आप सबको नमस्कार। आज मेरे उद्गार उस वर्ग के लिए फूट पड़े जिसे हमेशा दबाया जाता है। वह मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा दो पाटों के बीच में पिसता है। ना वो गरीब है, ना वो धनाढ्य, इसलिए कभी किसी की नज़रों के सामने ही नहीं आ पाता, उपेक्षित ही रहता है। कोई गरीबों के लिए नए नए कानून बना देता है, कोई धनाढ्य व्यापारियों के लिए। असली मार तो यही मध्यम वर्गीय परिवार झेलता है। कोई आपदा आए, इसकी जिंदगी की गाड़ी डगमगा ही जाती है। मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, सबका बोझ इसके सर पर तांडव करता रहता है। ये बेचारा उसी तांडव में नाचता रहता है, कभी इधर कभी उधर। जिसे जब मन चाहा इस मध्यम वर्गीय को उठा के पटक दिया। पलटकर देखता भी नहीं कि वो सांसें भी ले रहा है कि अंतिम सांसें गिन रहा है। ये वर्ग बेचारा हर हाल में ईमानदारी से अपने जीवन को चलाने में सक्षम होता है। परंतु दोस्तों, अगर डोर ज़्यादा खींची जाएगी तो टूटना निश्चित है। आज के मेरे उद्गार उसी टूटती डोर को तार तार होता दिखाएंगे, जिसे बड़ी सरलता से उच्च वर्ग खींचकर कमज़ोर कर देता है। लॉकडाउन के इस दौर में न जाने कितनों की डोर खिंची होगी। उनकी हौसला अफजाई के लिए ही आज मेरी लेखनी बोल उठी। तो चलें उस परिवार के पास जो पिसती जिंदगी को बचाने में लगा है। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। सूरज ने किरण से पकौड़े और चाय बनाने को कहा। उसने फटाफट पकौड़े चाय बनाए और वह दोनों और उनकी बेटी अपने नए फ्लैट की सुंदर सी बालकनी में बैठ मौसम का मजा लेने लगे। इस फ्लैट में उनकी पहली बरसात थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो लिया था। दोनों पति पत्नी रोज अपने छोटे से आशियाने को अलग अलग तरीके से सुंदर बनाने में लगे रहते थे। बड़े दिनों के बाद, बड़े इंतज़ार के बाद ये शुभ घड़ी आई थी कि उनकर ऊपर अपनी छत थी। आय ज़्यादा ना होने के कारण सूरज ने लोन लेकर ये फ्लैट खरीदा था। हर महीने ईएमआई तनख्वाह से कटती थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद किरण ने सूरज से कहा, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाए तो हम एक छोटी सी कार खरीद लेते हैं, क्योंकि अब बेटी बड़ी हो रही है। 3 लोग मोटरसाइकिल पर ठीक से बैठ नहीं पाते और बारिश में तो बहुत मुश्किल होता है कहीं आना जाना। तुम ना सस्ती वाली छोटी वाली कार ले लो, हमें काम ही तो चलाना है, कौन सा शौक पूरे करने हैं। किरण ने एक सांस में सब बोल दिया। सूरज ने अपने बैंक अकाउंट का हवाला देते हुए कहा, हाँ ज़रा सब चेक कर लूँ, कैसे मैनेज करूँगा, फिर कार भी ले लेंगे, वो भी आवश्यकता की चीज़ है। दोनों की चाय खत्म हो चुकी थी। बारिश भी हल्की पड़ गई थी। थोड़ी देर बाहर का मजा ले अंधेरा होते ही दोनों अंदर आ गए। सूरज मोबाइल पर कुछ सर्च करने लगा, शायद कार देख रहा था, और किरण रात के खाने की तैयारी में लग गई। तभी अंदर से आवाज़ आई, किरण सुनो। सूरज ने कमरे से आवाज़ लगाई। आटा हाथ में लगे कमरे से भागती हुई आई, क्या है बताओ। मैं आटा गूंद रही थी। ओह सॉरी, जाओ तुम अपना काम कर लो, मुझे कारें दिखानी थी। हम लोग कारें पसंद कर लेते हैं, पैसे का इंतजाम बाद में देखता हूँ। ओके रुको, अभी आटा गूंद के आती हूँ। और किरण खुशी खुशी किचन की ओर दौड़ी। जल्दी जल्दी आटा गूंथा, हाथ धो के सीधे कमरे में आई। हाँ दिखाओ, कौन कौन सी कारें हमारे बजट में हैं। सूरज ने कम कीमत वाली सभी कारें दिखानी शुरू करी। उन दोनों ने अलग अलग कंपनी की सबसे कम कीमत वाली कारें सिलेक्ट की। 1 घंटे दोनों अपने बजट के हिसाब से गाड़ी तलाशते रहे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए गाड़ी चाहिए थी, स्टेटस सिंबल के लिए नहीं। चलो अच्छा, अब खाना खा लो, बहुत देर हो गई कारें देखते देखते, किरण ने सूरज से कहा और किचन की ओर रोटी सेकने चली गई। रोटी सेकती जाती और सोचती जाती, कार तो खरीद लेंगे, पर पेट्रोल तो कितना महंगा है, डेली चलाना तो बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा करेंगे, संडे ही संडे निकाला करेंगे, जिससे बजट ना गड़बड़ाए। मन ही मन बड़बड़ाती गई और हिसाब किताब लगाते लगाते रोटी कब सिक गई पता ही नहीं चला। तीनों लोगों ने खाना खाया और तीनों सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन बेटी का स्कूल था और सूरज का ऑफिस। 1 महीने की मशक्क़त के बाद दोनों कार शोरूम के बाहर अपनी नई गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर सीधे मंदिर लेकर गए और पूजा अर्चना कर कार को घर ले आए। दोनों बहुत खुश कि अब गाड़ी, मकान सब हो गया। बेटी का भी एडमिशन ठीक ठाक स्कूल में करा दिया, जिससे उसका भविष्य निखर सके।
सूरज और किरण की गृहस्थी की गाड़ी धीरे धीरे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की तरह चलने लगी। सुविधाओं के साथ साथ आवश्यकताएं भी पूरी हो रही थीं। पर कहते हैं ना, मध्य वाला हमेशा पिसता है। तो आज फिर वह मध्यम वर्गीय सूरज को पीसा गया और मंदी के चलते बॉस ने सैलरी आधी कर दी। इस महीने उसे आधी तनख्वाह मिली। सूरज बेचारा कैसे गृहस्थी की गाड़ी खींचेगा। दो लोन, बेटी की फीस, यही उधेड़-बुन में वो घर आ गया और किरण को पूरा हाल बताया। आज से मेरी तनख्वाह आधी हो गई है, तुम्हें बहुत बचा बचा कर खर्चा करना पड़ेगा, तभी ईएमआई दे पाएंगे, नहीं तो गाड़ी फ्लैट सब चला जाएगा। हो सकता है बेटी भी घर बैठ जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम एडजस्ट करेंगे, हमेशा थोड़ी ऐसा रहेगा। थोड़े दिनों में मंदी ख़त्म हो जाएगी, हम फिर से तनख्वाह पूरी पाएंगे, हम फिर मज़े कर लेंगे। तुम अभी चिंता मत करो, रिलैक्स हो, हाथ पैर धो के आओ, मैं चाय बनाती हूँ। और वो किचन की ओर चली गई। सूरज किरण के आत्मविश्वास को देख रहा था कि सच में मध्यम वर्गीय कितने आसानी से सब संभाल लेता है। जितना होता है उतने में ही गुजारा करने का प्रयास करता है। दोनों ने चाय पी और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। किरण आधी तनख्वाह में बखूबी गृहस्थी चलाने लगी। अब कभी कभी पकौड़े, हलवा पूड़ी बनती थी। एक हफ्ते बाद बेटी के स्कूल में छुट्टियां हो रही थीं। किरण ने सूरज से कहा, माँ के घर जाने का मन है। सूरज ने कहा, ठीक है, तुम और बेटी को लेते जाना, बेटी बहुत दिन से बाहर भी नहीं गई है, उसका मन बहल जाएगा। छुट्टियां होते माँ के घर चली गई। इधर सूरज ऑफिस जाता रहा और खुद ही खाना बनाता, क्योंकि बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ रहा था, खर्चे बहुत थे। अभी गए हुए 4 ही दिन हुए थे। ऑफिस से फ़ोन आता है। सूरज ने कुछ खा लिया, शायद जहर था, जिससे उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किरण तो ये सुनते ही जैसे होश ही खो बैठी। ऐसा क्या हो गया जो सूरज को ये कदम उठाना पड़ा? मुझे नहीं बताया, ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण सूरज इतना टूट गया? अभी 4 ही दिन हुए हैं वहाँ से आए, इतना कमज़ोर कैसे हो गया? उसने सूरज के दोस्त को फ़ोन लगाया। भैया, ये सब कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ जो सूरज ने यह कर डाला? वो भाभी, कल बॉस ने कई लोगों की चटनी की थी, उसमें सूरज का भी नाम था। अपना नाम लिस्ट में देखते ही सूरज बस यही बोला था, नौकरी गई, अब समझो मैं भी गया। हमने उसे हल्के में लिया था भाभी, पर वो बहुत गंभीर था और सच में उसने कर दिखाया। किरण को दुख से ज़्यादा क्रोध आया। उसने बेटी को लिया और पापा के साथ पहले अस्पताल गई। सूरज आईसीयू में था। डॉक्टर ने बाहर से ही देखने को कहा। उसने देखा और पापा को वहीं छोड़ बेटी को लेकर सीधे ऑफिस गई और बिना रुके धड़धड़ाते बॉस के केबिन में घुस गई। जी यस, आप कौन? बॉस ने बड़ी शालीनता से पूछा। मैं मिसेस सूरज शर्मा। ओह यस मैडम, बताइए। सर, आपने ये क्या किया? मैडम, मेरे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं था, कंपनी बहुत लॉस में जा रही है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। आपके पास सल्फास की 2 गोलियां तो होंगी, वही मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी और मैं वही खा लेंगे। अरे मैडम, कैसी बातें आप कर रही हैं? मैंने तो सूरज को भी कुछ नहीं कहा, जो वो ऐसा क्यों कदम उठा लिया उसने? सर, आपके पेपर पे लिखे अल्फाज ही सल्फाज थे, उसी ने उसकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। आपको पता है हम मध्यम वर्गीय कितनी मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। छोटा सा आशियाना लेते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने परिवार के ऊपर छत हो जाए। एक छोटी सी गाड़ी लेते हैं जिससे कि हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें। बंगले, कोठी अपना 2 नंबर का पैसा बचाने के लिए नहीं, गाड़ी स्टेटस सिंबल के लिए नहीं। पार्टी, सिनेमा मन हल्का करने जाते हैं, अनाप शनाप पैसा उड़ाने के लिए नहीं जाते हैं। हम टैक्स देते हैं, ईमानदारी से टैक्स देते हैं, तभी आप सब आसानी से रह पाते हैं। आपको पता है, सूरज ने 2 लोन लेकर एक छोटा सा घर लिया, एक छोटी सी गाड़ी खरीदी। उसकी ईएमआई, बेटी की स्कूल की फीस और गृहस्थी के खर्चे, ये सब उसी नौकरी से चल रहा था जिसे आपने बड़ी आसानी से छीन लिया, जिसकी वजह से मेरी बेटी के पापा उससे छीनने जा रहे हैं। किरण का धारा प्रवाह इस तरह बोलना बॉस को एकदम चुप रहने को मजबूर कर गया।
आपने हमारी तनख्वाह आधी कर दी। हम कुछ नहीं बोले, पर बिना बताए किसी वजह के नौकरी से निकालना हम मध्यम वर्गीयों के लिए जहर से भी कड़वा होता है सर। सूरज शायद जहर से बच भी जाए, ये बिना आय के जीवन यापन कैसे करेगा? इस भंवर से वो कैसे बच पाएगा? ठीक है सर, आप अपनी कंपनी बचाइए, मैं अपने सूरज को बचा कर रहूँगी। उसकी किरण सूरज को कभी अस्त नहीं होने देगी। और गुस्से में वो ऑफिस से बाहर चली गई। सीधे अस्पताल पहुंची। किरण के पापा ने बताया 24 घंटे ठीक से निकल जाएंगे तो सूरज खतरे से बाहर हो जाएगा। किरण बहुत आत्मविश्वास से बोली, पापा 24 घंटे बहुत होते हैं, भगवान तो सच्ची प्रार्थना मिनटों में सुन लेते हैं। हम सही हैं, ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे थे तो हमें निराश नहीं करेंगे। किरण ने सारी जमा पूंजी सूरज पे लगे ग्रहण को हटाने में लगा दी। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु उसे कुछ पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं आता। मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी, हमेशा सच्चाई के साथ ईमानदारी से रही। आज आप एक सच्चे सीधे सरल मध्यम वर्गीय परिवार की विश्वास को बढ़ाओ। सच में असली जीवन यही है। हम मध्यम वर्गीय हमेशा बीच में पिसते हैं, भीख भी नहीं मांग सकते और चैन से रह भी नहीं सकते। हे प्रभु, आप तो 2 पत्थरों के बीच दबे एक छोटे से पौधे को भी बचा देते हो, छोटे से कीड़े को भी बचा देते हो। तो हम मध्यम वर्गीय जो बीच में दबे हैं, जिनकी चीख कोई नहीं सुनता, हमेशा वही अपेक्षा का शिकार होता है। उस छोटे से दबे वर्ग को आप जीवित रखो, उसे खुशहाल रखो, जीवन दो। हाथ जोड़े, आंखें बंद किए किरण भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब बाहर निकल के आते हैं। आप किरण? जी सर, मैं ही किरण हूँ, आपको अंदर सूरज बुला रहे हैं। किरण ये सुनकर इतनी खुश हुई, दौड़ के अंदर गई, सीधे सूरज के पास पहुँची। सूरज जैसे सॉरी बोलना चाह रहा था, पर किरण ने उसका हाथ थामा, उसे मजबूती दी और बस यही बोला, सूरज की किरण हमेशा चमकती रहेगी और सूरज की रोशनी कभी धीमी नहीं होने देगी। सूरज, तुम चिंता मत करो, ग्रहण काल खत्म हुआ, धीरे धीरे सूतक भी हट जाएगा, हम फिर से वैसे ही रह सकेंगे। हम मध्यम वर्गीय जरूर हैं, पर आत्मविश्वास, दृढ़ता बहुत उच्च है। और दोनों गले लग गए, भविष्य को सुनहरा बनाने की सोचने लगे। दोस्तों, कठिनाई की इस किताब का पन्ना कभी ना कभी जरूर पलटेगा और दृढ़ता विश्वास का बनाए रखो। सूरज की किरण जरूर चमकेगी, जरूर चमकेगी, जरूर चमकेगी।